नहीं, दिस इज माय सेकेंडरी कार ऑप्शन। अगर मुझे खाली सिटी कम्यूट करना है, मुझे पता है कि मेरा कहीं मुझे घूमने जाना है दिल्ली में ही, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी 120-150 किलोमीटर चलनी है, तो अब मैं ये वाली गाड़ी पिक करूंगा। अगर मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आगरा, मथुरा, मनाली जाना है, तो उसके लिए पेट्रोल वेरिएंट ही सबसे बेटर है, क्योंकि अगर इसकी 20% से कम बैटरी हो गई तो इसमें ना एसी चलेगा, ना इसमें ऑटो कंट्रोल कुछ चलेंगे। मुझे टाटा वालों ने बोली थी कि आपको हर जगह जो इसके कंपैटिबल चार्जर्स हैं वो मिलेंगे, बट द रियलिटी, द ट्रूथ इज उसमें से 10 में से खाली 4 ही वर्किंग है, तो आप कम से कम 2-3 जाएंगे सर्विस में। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी और मैंने पर्सनली सोचा कि यार मुझे टाटा पंच ईवी का रिव्यू करना है। इतनी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम। जो कमी मुझे लगी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इसका जो डिस्प्ले है, इंफोटेनमेंट जो इसका डिस्प्ले है, एक मुझे इस गाड़ी में एक ये मुझे माइनस पॉइंट लगा कि जैसे ये 5 सीटर गाड़ी है तो इसमें पीछे की जो सीट्स का जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है आरजे सत्यम एंड आई एम बैक विद अनदर ओनरशिप रिव्यू। आपको गाड़ी हल्की हल्की फ्रेम में दिखी रही होगी। दिस इज टाटा पंच। आज से 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले ना ईवीज में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते थे, बट पिछले 1-1.5 साल, 2 साल में इतनी सारी गाड़ियाँ ईवीज में जो हैं आ चुकी हैं कि अब कस्टमर्स के पास बहुत सारी चॉइस है। आपको हैचबैक में चाहिए ईवी तो आपको मिल जाएगी, आपको इस मिड साइज़ कॉम्पैक्ट या सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इस साइज़ में चाहिए तो आपको मिल जाएगी, क्रेटा जैसी साइज़ चाहिए तो भी आपको मिल जाएगी। अब आने वाले टाइम में ई विटारा भी आ रही है एंड महिंद्रा XCV 9e, B6, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। टाटा पंच जो है ये 10 लाख के आसपास से शुरू होती है, 14.5 लाख रुपए की प्राइसिंग इसकी एक शोरूम जो है रहती है। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा पंच ईवी के ओनर से, जानने वाले हैं कि उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस किस तरीके का है, कितने हज़ार किलोमीटर चली है ये गाड़ी, अब तक चलाने में गाड़ी कैसी है, क्या कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं ओनर फेस कर रहे हैं। और ये जो है ये मोस्ट ऑनेस्ट ओनरशिप रिव्यू होने वाला है हमारी बाकी और वीडियोस की तरह। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई कंटेंट आप मिस ना कर पाएं। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं टाटा पंच के ओनर से। तो ये है टाटा पंच ईवी एंड हमारे साथ हैं इसके ओनर मिस्टर दीपांशु। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ओनरशिप रिव्यू। टाटा पंच ईवी, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूँगा कि कब ली एंड कौन सा वेरिएंट ये है? ये टाटा पंच का टॉप वेरिएंट है ईवी का, और ये मैंने जून 2024 में ली थी। ये मैंने कम से कम 12,000 किलोमीटर चला चुका हूँ इस गाड़ी को मैं, और अभी तक ये मेरा जितना फ्यूल बचा चुकी है उतना फ्यूल मैं पूरी ज़िंदगी में नहीं बचा सकता। तो ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट परचेज रही है। कितने का फ्यूल बचा लिया होगा आपने? मैंने कम से कम, अगर मैं जून तक सोचूं तो मैं 1,10,000 रुपये का पेट्रोल बचा चुका हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईवी। सो 1,10,000 रुपए की सेविंग है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईवी। सो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टाटा पंच ईवी के बारे में। टाटा पंच ईवी जो है ये 2 बैटरी पैक ऑप्शंस के साथ आती है, शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज। जो लॉन्ग रेंज वाला ऑप्शन है ये टुवर्ड्स द टॉप एंड वेरिएंट ही जो है ये आता है। 35 किलोवाट आर का जो है बैटरी पैक इसमें मिलता है एंड दिस इज़ 35 किलोवाट आर। जो छोटा बैटरी पैक है वो 25 किलोवाट आर का बैटरी पैक उसमें जो है ऑफर किया जाता है। अभी हम उस पर भी आएंगे कि क्लेम्ड रेंज कंपनी क्या कहती है एंड वर्सेस जो रियल लाइफ रेंज है वो क्या मिलती है। उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जो टाटा पंच ईवी है ये ब्रॉडली 3 वेरिएंट्स में जो है आपको ऑफर की जाती है, और जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि 10 लाख के आसपास इसकी प्राइसिंग शुरू हो जाती है और इसकी प्राइसिंग जाती है लगभग 14.5 लाख रुपए एक शोरूम। बात इसके साइज़ की करें तो जो टाटा पंच नॉर्मल आइस वेरिएंट है उसी का साइज़ है, अंडर 4 मीटर है, लगभग 2455 mm जो है इसका व्हील बेस होता है, 190 mm के आसपास इसका ग्राउंड क्लियरेंस होता है, अनलेडन की मैं बात कर रहा हूँ। सो टॉप एंड वेरिएंट है ये। क्या ऑन रोड प्राइस आपको पड़ा दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर सारी एक्सेसरीज वगैरह ऐड करके मुझे अप्रॉक्स 15.5 एंड 15.50 के अराउंड पड़ा। सो ये 15.5 लाख के आसपास आपको पड़ी। आइस लेते तो इतना नहीं पड़ता ऑब्वियसली। तो इसमें क्या बेनिफिट्स मिले? क्या दिल्ली गवर्नमेंट तब बेनिफिट कुछ दे रही थी ईवी के लिए जब आपने लिया था? तब मुझे हाफ रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ी थी एंड उसके अलावा मुझे टाटा से 1 ईयर की बिल्कुल नो आस्क वारंटी मिली थी, जिससे मुझे चाहे कुछ भी डेंट हो गया, कुछ भी हो गया, नो आस्क पॉलिसी में ये मुझे ठीक करके देंगे गाड़ी।
सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल मैं यही समझना चाहूँगा, पिछले साल तक भी ईवीज़ को लेकर के ना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं थी। एक डर होता ही था, एक रेंज एंग्जाइटी जो है वो रहती थी हमेशा कि ईवी लेंगे, कहीं बीच में चार्जिंग ख़त्म हो गई फ़ोन की तरह तो क्या होगा। इस गाड़ी को लेने का प्लान कैसे बनाया एंड वो कॉन्फिडेंस कैसे आया, ये दोनों ही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ। भाजी मैंने ये गाड़ी जनवरी में लेने का सोचा था, बट मेरा इतना अप डाउन था नहीं, तो मैंने सोचा ठीक है हम थोड़ा सा पोस्टपोन करते हैं। एंड आपको जैसे पता है कि ईवी की जो चार्जिंग फैसिलिटीज है वो काफ़ी कम थी और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, तो मैंने 5-6 महीने मैंने कैलकुलेट करा कि ठीक है कैसे मैं ये गाड़ी को मैं लेके अच्छी तरह मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने 6 महीने लिया, रिसर्च करी, एंड जो ईवी की जो चार्जिंग फैसिलिटीज हैं वो मेरे रन में थी, बल्कि मेरे ऑफिस के पास में थी एंड मेरे घर के पास काफ़ी ज़्यादा स्टेशंस थे। बट अदर देन दैट उसके बाद जब मैंने टाटा शोरूम में जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि वो ईवी चार्जर्स हमको देंगे, आप हमारे शोरूम में भी आगे चार्ज कर सकते हो। तब मैंने सोचा चलो ठीक है, अब फैसिलिटीज हैं और बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा था इसका। क्योंकि ये पहला ईवी का रिव्यू है हमारे चैनल पर, तो कुछ ईवी से रिलेटेड सवाल मैं ज़्यादा पूछूंगा ताकि वो लोग जो ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं ना उनकी हेल्प हो सके। बाकी अगर आप ईवी कोई चलाते हो ना तो अपना एक्सपीरियंस भी हमसे ज़रूर शेयर करना। यहाँ पर इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में कुछ बातें हो सकती हैं जिस पे आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हो। सो आपकी बात से एक चीज़ समझ में आई दीपांशु, दैट आपने कैलकुलेट किया कि मुझे ऑफिस से घर कम्यूट करना है। हाँ जी, है ना। तो जब भी आप गाड़ी लेते हो ये चीज़ तो आप दिमाग में नहीं रखते हो कि ऑफिस से घर जाना है। ये आपकी लाइफस्टाइल का एक होता है, मतलब ओवरऑल उसका पार्ट होता है, लेकिन आपके दिमाग में ये होता ही है गाड़ी लेते वक्त कि यार इससे मनाली चलेंगे। तो वो ख्याल नहीं आया दिल में कि भाई टाटा पंच ईवी लेकर के मैं कैसे जाऊंगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं 6 महीने लिए, मैंने पूरा रिसर्च करा इसके बारे में कि गाड़ी से मैं कहाँ जा सकता हूँ। बट जैसे मुझे पता चला कि नहीं यार, अगर मैं इसको खाली दिल्ली के ही यूज़ करूँगा, दिल्ली एक सिटी कम्यूट के लिए अगर मैं इस गाड़ी को यूज़ करूँगा वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। एंड अगर जैसे मेरे घर में जो सिचुएशन है, मेरे घर में ऑलरेडी एक आइस गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सेकंड गाड़ी के तौर पर ही आपने इसको देखा हमेशा, या क्या ये आपकी प्राइमरी गाड़ी है? नहीं, दिस इज माय सेकेंडरी कार ऑप्शन। अगर मुझे खाली सिटी कम्यूट करना है, मुझे पता है कि मेरा कहीं मुझे घूमने जाना है दिल्ली में ही, मुझे पता है कि मेरी गाड़ी 120-150 किलोमीटर चलनी है, तो मैं ये वाली गाड़ी पिक करूंगा। अगर मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, आगरा, मथुरा, मनाली जाना है, तो उसके लिए पेट्रोल वेरिएंट ही सबसे बेहतर है। अच्छा, हाँ जी। तो बड़ा ऑनेस्ट सा है ये, पर फिर भी मैं समझना चाहता हूँ कि हिम्मत करके कभी सोचा कि यार चलो आगरा तक, मथुरा तक, या दूसरी तरफ मनाली या उत्तराखंड में कहीं जाते हैं? नहीं, इस गाड़ी में तो कभी नहीं सोचा। पर ऐसा क्यों? आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आपने बात इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर की ही की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप गाड़ी लेकर जा सकते हो, लोग लेकर जाते हैं, हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखते हैं, तो वो सब देखकर भी आज की डेट में उतना हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही आपकी? बट वही है ना कि जैसे आपने एक बीच में आपने फेस बोला था कि फोन की तरह इसकी बैटरी खत्म होगी, तो मैं वो सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि अगर इसकी 20% से कम बैटरी हो गई तो इसमें ना एसी चलेगा, ना इसमें ऑटो कंट्रोल कुछ चलेंगे, सब कुछ मैनुअल हो जाएगा। एक गाड़ी बस एक धीरे-धीरे 40 की स्पीड पे मैं एक स्टेशन तक पहुंचा सकता हूँ, फिर वहाँ पे 4 घंटे वेट करना ताकि फुल चार्ज हो जाए, वहाँ पे स्टेशन है कि नहीं है प्रॉपर, तो उस चीज़ में ज़्यादा मैं ना पढ़कर ये गाड़ी खाली सिटी कम्यूट के लिए चूज़ करता हूँ। ये रेंज एंग्जाइटी जो है ये रहती ही है, पर कंसिडरिंग जिस तरीके की गाड़ियां अब आने लगी हैं, जिस तरीके की रेंज अब ऑफर की जा रही है, आई एम श्योर कि ये रेंज एंग्जाइटी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ऑफ लेट भी जो है मारुति सुजुकी ने ये अनाउंस किया है कि लगभग 5-10 किलोमीटर के रेडियस पर आपको मिलेगा ही मिलेगा जो उनका ईवी का। मैं इसमें एक पॉइंट देना चाहता हूँ, सेम चीज़ मुझे टाटा वालों ने बोली थी कि आपको हर जगह जो इसके कंपैटिबल चार्जर्स हैं वो मिलेंगे, बट द रियलिटी, द ट्रूथ इज कि मैं 10 में से जो मेरे घर के आसपास जो 10 स्टेशन है अंडर 10 किलोमीटर्स, उसमें से 10 में से खाली 4 ही वर्किंग है, वो है ही नहीं वहाँ पे। मतलब कि वहाँ पे लिख रखा कि वो कंपैटिबल चार्जर्स हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे वायर्स नहीं है प्रॉपर, मशीनें बंद पड़ी हैं, इसमें करंट ही नहीं आ रहा, बस मॉड्यूल के लिए वहाँ पे लगा के रखते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने के लिए बोला जाता है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस नहीं है। इन प्लेस नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे हमने भी कई जगह देखा है कि चार्जिंग पॉइंट तो होता है, बट वहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, रिक्शा खड़ा है। दरअसल एक जो बोलते हैं ना कि मेंटेनेंस वाली चीज़ वो भी नहीं है, और जैसा दीपांशु बता रहे हैं कि या तो चीज़ें ख़राब पड़ी हैं या वो कंपैटिबल चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम चाहते हैं ना कि ईवीज़ को लेकर के आना है, या ईवीज़ एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म
सॉल्यूशन बन सके। तो ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं इसको समझना पड़ेगा, कस्टमर फीडबैक जो है उसको समझना पड़ेगा। सो ये थोड़ी ईवी की बात हो गई। जैसा मैंने कहा कि भाई पहली ईवी का रिव्यू है तो थोड़ा इन डिटेल्स को भी समझते हैं, क्योंकि बहुत लोग इन सवालों के जवाब चाहते हैं। कमिंग बैक टू टाटा पंच ईवी, आपको कंपनी ने कितना क्लेम किया था कि टॉप एंड वेरिएंट जो है आपको क्लेम्ड रेंज देगा, वर्सेस कितना आपको रियल लाइफ में आपको माइलेज मिलती है? ये मुझे आज की डेट पे ये 345 किलोमीटर की रेंज दे रही है फुल चार्ज पे। 345 345 किलोमीटर रेंज दे रही है। हाँ जी। सो इस तरीके की रेंज मिलती है, और ये दिल्ली में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक का Bumper to ही bumper, आप माइलेज बता रहे हो, विच इज़ अ डिसेंट रेंज। जैसा मैंने बताया कि दिस इज़ 35 किलोवाट आवर। थोड़े स्पेसिफिकेशन की भी अगर बात करूं तो 90 किलोवाट आवर का अप्रॉक्सीमेटली इसमें पावर जनरेट होती है, एंड 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो जनरेट ये गाड़ी करती है। बाकी चार्जिंग टाइम की भी अगर बात करें तो चार्जिंग टाइम फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करता है। सो डीसी चार्जिंग 56 मिनट्स का क्लेम टाइम है। सो और 7.2 किलोवाट पे अगर आप चार्ज करते हो तो लगभग 5.5 घंटे के आसपास का इसका 10 to 90 कुछ ऐसा है। कभी ये वाले भी यूज़ किए हैं या होम चार्जर ही यूज़ करते हो आप? जो होम चार्जर है वो फास्ट चार्जिंग वाला ही है, जिसके Okay. मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, और वो मुझे अभी फुल चार्ज फ्रॉम 10% टू 100% वो कम से कम 2.5 घंटे ले लेता है। 2.5 घंटे फुल इलेक्ट्रिसिटी लेगा, आपकी गाड़ी 10 to 100% चार्ज हो जाएगी। एंड जो फास्ट चार्जर जो बाहर हम लगाते हैं उसका आधा, मतलब कि 1 घंटा 1.5 घंटा में ही फुल चार्ज कर देता है फ्रॉम 10 to 100। यूनिट कंजम्पशन कितना होता है? अगर मैं एक महीने में इसको 7 बार ही चार्ज करता हूँ तो मेरा खर्चा आता है 1000 रुपये। तो मतलब मुझे 1000 रुपये में मेरा कम से कम 1200 किलोमीटर से ज़्यादा चल जाती है। है। सो अगर इस साइज़ की गाड़ी आप चलाते हो ना पेट्रोल में, कंसिडरिंग कि आपको 12, 13 या 14 की भी माइलेज है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे लगता है कि 10-12 हज़ार रुपये का फ्यूल कहीं नहीं गया, उससे भी ज़्यादा लग सकता है। एक लमसम में अमाउंट लेके चल रहा हूँ तो 1000 रुपये में जो है ये आप कर सकते हो। इस पर आज की डेट में 8 साल 160 किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है ऑन बैटरी एंड मोटर। जब आपने लिया था सेम था? सेम। अब जैसे MG की विंडसर आई तो उसमें उन्होंने लाइफ टाइम जो है वो ऑफर कर दिया। आई एम श्योर उसमें भी कुछ क्लॉज होगा ही कहीं ना कहीं। सेकेंड ओनर को अगर आप देते हो तो उसमें ऐसा नहीं है, वो वारंटी उतना नहीं चलती है। इसमें ये सब चीज़ें अलग हैं। सब कुछ अलग है। ये चाहे थर्ड ओनर के पास जाए या फोर्थ ओनर के पास जाए, 1,60,000 किलोमीटर या फिर 8 साल। एंड जिस हिसाब से मैं इसको चला रहा हूँ, टू बी ऑनेस्ट, ये गाड़ी 1.5 लाख किलोमीटर 4 साल में कट जाएगी। कितने किलोमीटर चलाई आपने? इनिशियली बताया 12,000 किलोमीटर। 12,000। सो 12,000 किलोमीटर चलाई आपने। कितनी सर्विस अभी तक हुई हैं, एंड सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस किस तरीके का है? ये गाड़ी मैंने 12,000 किलोमीटर चलाई, जैसे मैंने पहले बताया ये, और मैंने इसको सर्विस 2 बार ही करवाया। एक 1000 किलोमीटर के 1500 किलोमीटर पे हुई थी पहली सर्विस, एंड दूसरी सर्विस हुई थी 10,000 किलोमीटर। ओके। सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा है? बिकॉज सर्विस सेंटर से रिलेटेड जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हम सुनते हैं, उसका एक्सपीरियंस आप हमें बताओ। अगर आपके पास एक दिन का टाइम है पूरा, तो आप एक गाड़ी दे दो सर्विस के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, प्री बुकिंग आपने नहीं करी, तो आप कम से कम 2 दिन जाएंगे सर्विस में। एंड जैसे पहले मेरे पास दूसरी ब्रांड की गाड़ी है, तो वो गाड़ी जाती थी 6 घंटे बाद आ जाती थी, तो मेरा दिन कुछ भी उसमें हैसल नहीं होता था। कौन सी गाड़ी थी? सुजुकी स्विफ्ट थी। सो यहाँ तो हम ये भी कंपेयर नहीं कर सकते कि वॉल्यूम गेम है, क्योंकि मारुति के पास अगेन अपने तरीके का वॉल्यूम रहता है। मारुति की कुछ गाड़ियों के रिव्यूज़ ना मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, ओनरशिप रिव्यूज़। उसमें XL6 भी है, ब्रेजा भी है, आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वो जाकर ज़रूर चेकआउट करना। कंटिन्यू करिए। एक्सपीरियंस सर्विस का तो ओके ही है, बिकॉज इस गाड़ी में लिटरली कुछ भी जरूरत नहीं है सर्विस की। एक बस ब्रेक ऑयल चेंज होता है, दैट्स इट। बाकी बस वॉशिंग होती है, और इसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट होता है बस वो चेक होता है कि इसमें कुछ बग तो नहीं है। ये 3 चीजें करने के लिए 24 घंटे बहुत ज्यादा है मेरे लिए, बहुत ज्यादा है। बल्कि अगर मुझे लाइन में भी खड़ा होना पड़ रहा है, फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस था कि मैं लाइन में गया, आई वॉज वेटिंग फॉर 20-30 मिनट्स, मेरा नंबर आएगा, पेपर्स लेंगे, पेपर वर्क बनेगा। बट वो हुआ आधे पौने घंटे में वो बना। फिर मुझे बताया गया कि ठीक है अभी आप 5 मिनट वेट करो, फिर आपके साथ एक बंदा आएगा, वो आपके साथ पूरी गाड़ी चेक कर लेगा। उसके लिए मुझे 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। देन जब गाड़ी, उन्होंने बताया कि आपको गाड़ी कल मिलेगी, मैं ऐसे पॉसिबल ही नहीं, कल मुझे ऑफिस जाना है। तो फिर मैंने उनको बोला, मतलब आपको जब गाड़ी सर्विस करानी है तो पहले से प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। प्लानिंग इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर दिस कार। सो टाटा की
कुछ वीडियोस जो ओवर द इंटरनेट भी हैं, देखो वो अलग चीज़ें हैं, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, बट आपका एक्सपीरियंस क्या है? जैसे बटन्स की मतलब ऐसा कुछ कहीं ख़राब हो गया या पार्ट्स में कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, ऐसा कुछ अभी तक पिछले लगभग 9-10 महीने में आपने फेस किया है? नहीं, अभी तक ये जितने भी किलोमीटर मैंने रन करी है उसमें अब तक मुझे अच्छी बात है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत अच्छी फंक्शंस है, बटन्स, मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी लगी टाटा की। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है गाड़ी की। जैसे आप देख रहे हो कि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा जो स्क्रैचेस वगैरह लगते हैं उससे गाड़ी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। 0 डेंट है ये गाड़ी पे। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड जो अंदर की जो फीचर्स की बात करूँ वो इस रेंज में नहीं मिलते। So, 6 महीने पहले तक नहीं मिल रहे थे। हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि अब चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं। सेफ जैसा कि दीपांशु बता रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि भारत एनकैप में 5 स्टार की जो है सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी को मिली हुई है। और कहते ही हैं टाटा के साथ एक मुहावरा लग के आता है, देश का लोहा। मुझे बस एक चीज़ बोलनी है, जो इसका जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है, TPMS कहते हैं उसको, वो मुझे इतना अप टू डेट नहीं लगा। बस उसमें बता देते कि ठीक है हवा नहीं है, हवा है, बस वो चेक कर लेते हैं। अगर इसमें टाटा नेक्स्ट वेरिएंट में या कुछ अपडेट्स में अगर ये बता दे कि इसमें हवा कितनी है, कितनी PSI हवा है, मुझे कितना ध्यान रखना है टायर्स का, वो एक चीज़ अगर इस गाड़ी में आ जाए तो चाहे विंडसर हो चाहे कुछ भी, मेरे लिए पर्सनली जो मुझे पिछले 10 महीने में लगा, तो वो कहीं भी स्टैंड आउट वो सेम ही करेंगे। बस मुझे एक ये थोड़ा सा फर्क लगा। सो टाटा से कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो ये ज़रूर इंश्योर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल फीचर है। आजकल तो हर गाड़ियों में है कि कितना PSI किस टायर में है। इनफैक्ट जो आपका स्पेयर टायर होता है उसमें तक जो है आपको प्रेशर पता चल जाता है कि भाई इस तरीके का प्रेशर इस गाड़ी में है। अदरवाइज ये गाड़ी मुझे लगता है कि फीचर लोडेड है। 360 डिग्री कैमरा है, सनरूफ है, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड से ही मिलते हैं, हिल होल्ड कंट्रोल है। सेफ्टी के लिहाज से भी मुझे लगता है कि बहुत अप टू डेट है। ऑटो रेन सेंसर वाइपर है, ऑटो हेडलैम्प है ना, और उसके अलावा अंदर भी 10.25 इंच के जो डिस्प्लेज लगे हुए हैं, वो बड़ा ही अमेजिंग तरीके का एक्सपीरियंस देते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं फॉर दैट मैटर। 1-2 सवाल और पूछता हूँ, फिर ज़रा ड्राइव करेंगे इस पंच ईवी को और देखेंगे कि चलाने में गाड़ी कैसी है, सस्पेंशन कैसा है। स्पोर्ट्स मोड चेक करना गाड़ी का बहुत अच्छा। भाई ने फ्लॉन्ट कर दिया, तो ये भी मैं बता ही देता हूँ कि 3 अलग अलग ड्राइव मोड्स जो हैं इसमें ऑफ़र किए जाते हैं। जो शॉर्ट रेंज है उसमें शायद 2 ड्राइव मोड ऑफ़र किए जाते हैं। इसमें आपको इको, स्पोर्ट और सिटी, ये 3 मोड जो हैं ऑफ़र किए जाते हैं। टाटा पंच ईवी जब आप ले रहे थे उस टाइम क्या आपने कोई और ईवी अपने लिए इवेलुएट किया था? मैंने इसका जो छोटा भाई है टियागो, मैंने वो देखा था, बट लुकिंग एट माय साइज वो गाड़ी थोड़ी बहुत ज़्यादा छोटी है मेरे लिए। मैंने पहले उसमें बैठा, मैंने चेक करा, बट वो बहुत ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है। वो प्रॉपर एक छोटी सी कॉम्पैक्ट गाड़ी है, वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। बट जैसे मैं इस गाड़ी में बैठा तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द परफेक्ट फिट। हमारी फैमिली के हिसाब से जो है, 4 बंदों के हिसाब से गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छी फिटिंग है, फैसिलिटीज अच्छी हैं, सारे फीचर्स अच्छे हैं, तो यही वाला वेरिएंट मुझे अच्छा। और इंटीरियर थोड़ा लगता है इसका प्रीमियम, थोड़ा अगर बात करें तो। बाकी स्पेस की भी अगर बात करें तो 366 लीटर का बूट स्पेस इसमें आपको मिलता है। आपको फ्रंक भी जो है इसमें मिलता है। आपको इसमें अगर स्पेस की ही मैं बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी की, तो कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिलता है। तो भाई इतना सब कुछ मिलता है। आओ थोड़ी सी ड्राइव करते हैं और ड्राइव करते करते अपनी बाकी की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं कि टेक कन्वीनियंस कैसा है, फैमिली अगर बैठती है तो उनका किस तरीके का एक्सपीरियंस है। लेट्स गो। एक चीज़ तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि मतलब द काइंड ऑफ लेदर दे हैव यूज्ड, सीट भी जो हैं वो मतलब ठीक है, मतलब मुझे इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी। बट प्रॉपर एसयूवी से आ रहे हो, ये कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हाँ, बट एक होता है ना कि ये कंपैरिजन आप करते ही हो जब आप देखो 15-16 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, तो थोड़ा वो कंफर्ट आप एक्सपेक्ट करते हो, और वो कंफर्ट एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है। तो चलो अब इसी कंफर्ट के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो मैंने फीडबैक दिया आपको ये कि सीट मेरे को थोड़ा सा यार ऐसा लग रहा है थोड़ा टाइट है क्या थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन सीट्स हो जाती हैं, ऐसे क्या और फीडबैक्स हैं आपके जो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है? सीट्स की क्वालिटी इस प्राइस रेंज में जो टाटा ने दी है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। एंड कमिंग फ्रॉम अ सुजुकी ब्रांड, ये एक मेरे लिए अपग्रेड ही है। लेदर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा इसके फीचर्स, जो इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मैं कहूँ इस प्राइस रेंज में फॉर दैट टाइम। मतलब कि लास्ट ईयर इन जून कोई और ब्रांड नहीं दे रहा था। जो मैंने पूरी देखी कि टियागो हो गई, नेक्सॉन ईवी हो गई,
जो फीचर्स हर एक गाड़ी जो टाटा ने एक बेंचमार्क सेट करके रख रखा है, वो बेंचमार्क इस गाड़ी में भी है। एक मुझे इस गाड़ी में एक ये मुझे माइनस पॉइंट लगा कि जैसे ये 5 सीटर गाड़ी है तो इसमें पीछे की जो सीट्स का जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा बेटर हो सकता था। वही देखो, आप सीट पे आ गए ना वापस। सीटिंग पोस्चर इज अ थिंग व्हिच आई कंसीडर, बिकॉज जब मैं इस गाड़ी थोड़ा रिक्लाइन हो जाती है थोड़ी सी, हाँ। थोड़ा सा हमको नी सपोर्ट थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिल जाता, क्योंकि पीछे लेग स्पेस काफी ज्यादा है। अगर इफ आई एम ड्राइविंग, इफ आई एम सिटिंग ऑन योर साइड, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल हाइट वाला बंदा ही बैठेगा, चाहे वो मेरे जैसा भी क्यों ना बैठे, बट पीछे तो फैमिली बैठेगी, माय मदर विल सिट देयर, तो एक लेग रूम होना चाहिए था पीछे हल्का सा, बल्कि नी लेग रूम के हिसाब से एक नी सपोर्ट होना जरूरी था। वो थोड़ा अच्छा हो सकता था। थोड़ी रिक्लाइनिंग की अगर पॉसिबिलिटी होती 5-6 डिग्री 10 डिग्री से, वो काफी ज्यादा अच्छा रहता है इस गाड़ी के लिए, क्योंकि अगर मैंने ये गाड़ी 150 किलोमीटर चलानी है एक साइड, तो पीछे वाले बंदे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छे से आराम से बैठ सकते थे। खड्डे आए थे, काफी बड़े थे पीछे, पता नहीं चला कि गड्ढे एकदम आपने बड़ी आसानी से पार कर लिया। इनको भी फील हुआ होगा कि गाड़ी हाँ, तो इसीलिए मैं उस पॉइंट को रेज कर रहा हूँ कि सस्पेंशन काफी इसका बढ़िया लगा। जो इसका स्पोर्ट्स मोड है वो इसके नाम की तरह ही है, इट्स पंची। सो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं इको मोड पर। अब थोड़ा सा इसको स्पोर्ट्स मोड पर डाल के भी हम ड्राइव करने की कोशिश, इनफैक्ट हमें रुकने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट ड्राइव, ओ ये अपने आप ही स्पोर्ट मोड पर आते ही, ओ नाइस, नाइस, ये तो एकदम ऐसे रॉकेट की तरह लॉन्च हो रही है। yes. कौन से फीचर्स आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल लगे? जो उसका 360 कैमरा है, वो वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इस सेगमेंट में। जो क्लैरिटी भी काफी डिसेंट है, एंड रात को जो मुझे क्लैरिटी मिलती है इस गाड़ी में इन 360 कैमरा, इट्स वेरी अपग्रेडेड अगर मैं बाकी ब्रांड से कंपेयर करूं तो। और जो इसका ब्रेकिंग है, जैसे अभी आपने जस्ट अभी चेक करा, इसकी ब्रेकिंग काफी अच्छी है, एंड जिसके जो जैसे इसको 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है। एक चीज मैंने और नोटिस की, 240 की रेंज ये दिखा रहा था जब हमने स्टार्ट किया था, और लगभग 2 ही किलोमीटर चलाई होगी, 238 दिखा रहा है रेंज। तो उस सेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब सही है जो यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। आपको ये भी दिखा रहा है कि रीजन कितना हो रहा है, ड्राइव में आप कितनी पावर जो है वो दे रहे हो। स्पीकर्स ब्रांडेड नहीं है, मुझे कोई ब्रांडिंग नहीं दिखी, तो आई एम श्योर ब्रांडेड नहीं है, बट इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर मिलते हैं। साउंड डिसेंट है इसकी। मुझे जितना मैंने एक्सपीरियंस किया अभी तक, मुझे ऐसा लगा कि साउंड डिसेंट है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रांडेड नहीं भी है तो काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। बाकी कन्वीनियंस के लिहाज से इसमें आपको सनरूफ भी जो है ये मिलता है। सीट हाइट एडजस्ट जो है, जो मुझे एक चीज़ लगा पर्सनली, जो इस प्राइस रेंज में आपको ऑफर की जा सकती है, वो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट। ये अगर ऑफर कर देते तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी करेंटली ये मैनुअल है। जो कमी मुझे लगी कि इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और जो इसका जो डिस्प्ले है, इंफोटेनमेंट जो जिसका डिस्प्ले है, वो उसमें थोड़े से ज़्यादा हम कस्टमाइज हम कर सकते होंगे ये नेक्स्ट अपग्रेड में अगर हो पाए। जो इसका जो गियर सेलेक्टर का जो रिस्पांस टाइम है, वो हल्का सा भी 1-2 सेकंड से भी अगर बेटर हो जाए, वैसे तो इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, अगर इसको और बेटर कर सकें रिस्पांस टाइम, क्योंकि जैसे मैं इसको गाड़ी में सुबह बैठता हूँ, बैठते ही जैसे जो गियर वाली गाड़ी की जो फील होती है, गियर बॉक्स वाली जो गाड़ी की फील होती है, उस गाड़ी की जो फील अगर ये वाली गाड़ी दे दी, देन इट विल बी अ वेरी बिग अपग्रेड फ्रॉम माय साइड। ओके, बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी और मैंने पर्सनली सोचा कि यार मुझे टाटा पंच ईवी का रिव्यू करना है। ये जो वीडियोस दिखाई जा रही है ना, इतनी प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम, वैसी प्रॉब्लम, भाई टेक्निकल चीज है, कभी प्रॉब्लम हो सकती है, पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। हाँ, मैं ये जरूर मान सकता हूँ कि सर्विस सेंटर आपकी नहीं सुन रहा, वो सारी चीजें हैं, बट एक कंपनी अगर सर्विस सेंटर सुनता है, हाँ सर्विस सेंटर सुनता है, बट हाँ देखो इन्फॉर्मेशन देनी आनी चाहिए। थोड़ा टियर 2 टियर 3 सिटीज में हो सकता है कि सर्विस सेंटर उतना गौर ना करता हो, आप क्योंकि नेशनल कैपिटल में है, यहाँ हंगामा आप इजिली मचा सकते हैं, तो वो सारी चीजें हैं। बट आई बिलीव कि एज सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। नहीं, ड्राइविंग स्टाइल पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप चलाते कैसे। बहुत फेयर पॉइंट्स आपने बोले, और मुझे लगता है कि वो बहुत सारे लोग जो ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर फॉर दैट मैटर टाटा की कोई ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई और भी ईवी लेने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उनके लिए। बाकी आपका अगर कहीं कोई सवाल है ना
इससे रिलेटेड या किसी और गाड़ी से रिलेटेड, तो वो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। थोड़ी ये वीडियो डिटेल्ड है बिकॉज हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने की कोशिश की। हमने ये भी कोशिश की कि ओवरऑल ईवी के बारे में हम बात कर सकें कि ओवरऑल ईवी जो है वो किस तरीके से आपका मतलब एक्सपीरियंस दे सकती है। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमें एक थम्स अप ज़रूर दें। आपका एक लाइक भी जो है ना हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ताकि हम ऐसे और ओनरशिप रिव्यूज़ लेकर आएँ। आप अपनी गाड़ी का अगर ओनरशिप रिव्यू हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर अभी आपको मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मुझे मेल करें एंड आई विल गेट इन टच विथ यू। थैंक यू सो मच दीपांशु फॉर ज्वाइनिंग अस। इट वाज great having you, and thank you for sharing so many insights. Thank you for sharing the most honest review maybe available I of tried Tata my Punch. best कि मैं एक प्रॉपर रिव्यू दे सकूं। पाजी एक क्वेश्चन, आप क्या कंसीडर करोगे, थार रॉक्स या फिर थार रॉक्स ईवी? ये मुझे लगता है कि लोग बता दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद कमेंट में मैं आपको अपना रिप्लाई दे दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ। थैंक यू सो मच।